हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीम निष्ठा। मैं विनोद शंकरन। ये IBACIO 2024 के इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन है। सारे में 20 क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल करना है। ठीक है, ये बहुत काम का चीज़ हो जाता है जब एग्जाम देने जाते हो तो। ठीक है, और आप जानते ही हो कि हम NCERT क्विज बाय टीम निष्ठा इस वेबसाइट में जाओ तो NCERT की सारी किताबों के सारे चैप्टर्स के एक एक चैप्टर पे क्विज है एंड देयर इज नथिंग मोर यू रिक्वायर। ठीक है, NCERT क्विज में क्या क्या मिल जाता है? चैप्टर वाइज क्विजेस, हिस्ट्री ज्योग्राफी क्लासेस 6 to 12, साइंस का 6 to 12, पॉलिटी का 9 to 12, इकोनॉमी का 11 to 12, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं CDS, CAPF, AFCAT, CGAT। ओके, और सारे में फ्री डेमो क्लास टेस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, ज़रूर इसका फ़ायदा उठाना। चलो हम चलते हैं IBACIO में और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। संदीप बंसल सर को जानते हो, उनके बारे में ये सारी उनका उनका ये पूरा बायोडेटा है। नाउ लेट्स कम टू, हम आ जाते हैं पहला क्वेश्चन IBACIO प्रीवियस ईयर पेपर का 2024 का शिफ्ट 1। सबसे पहले तो कोई सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। सेंटेंस करेक्शन का आपका अप्रोच क्या है, आप क्या करते हो? चलो इसमें क्या करेक्शन है वो तो हम 1 मिनट में बता देंगे, क्या करेक्शन है नहीं है, लेकिन किया क्या जाता है पहले उसके बारे में देखो कि अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर कभी भी सेंटेंस करेक्शन आता है तो मुझे करना क्या चाहिए? सबसे पहले याद रखना, इसको बार बार रिपीट करूंगा, आपको याद भी करना है। सबसे पहले पूरे सेंटेंस को पढ़ना है। रीड द एंटायर सेंटेंस, पार्ट पार्ट को पढ़ करके रुक मत जाना, पूरे सेंटेंस को फुल्ली पढ़ना। रीड फुल्ली, रीड द सेंटेंस फुल्ली। देन उसके बाद सेंटेंस को समझने की कोशिश करो कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। अंडरस्टैंड द सेंटेंस। लेकिन सर सेंटेंस समझ में आने के लिए कोई रास्ता है क्या? है ना। सेंटेंस के अंदर दो ही तो भाग होते हैं, एक होता है फ्रेज, एक होता है क्लॉज। सेंटेंस को फ्रेज और क्लॉज में अगर बांट लिया तो तुरंत तुरंत सेंटेंस ही समझ में आने लगता है। उसके बाद हम एरर डिटेक्शन करते हैं, लोकेट करते हैं, एरर को ढूंढने जाते हैं। तो क्या क्या एरर्स हो सकते हैं देखना। ग्रामर में कौन कौन सा चेकिंग करना ही पड़ेगा हर सेंटेंस को। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बिना बिना विदाउट एनी एक्सेप्शन यू डू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद एवरी क्वेश्चन यू गेट। जब सेंटेंस करेक्शन की क्वेश्चन आ गई तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जरूर करना है। सेकंड है टेंस का, टेंस का चेकिंग जरूर करना है। IBACIO बहुत पसंद करता है टेंस का एरर्स। उसके बाद देखना है प्रीपोजिशन का एरर। उसके बाद SVA, टेंस, प्रीपोजिशन और प्रोनाउंस, इनका एरर जरूर देख लेना। देखोगे आधा से ज्यादा समय सेंटेंस सही हो जाता है। उसके बाद एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट डायरेक्ट नहीं करना है, ऑप्शन को हटाना डायरेक्ट नहीं। पहले सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी किससे आ नहीं सकता, बाकी किसी टॉपिक से आ नहीं सकता, ये नहीं कह रहा हूं। कह रहा हूं कि ये चारों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और किसी टॉपिक को देखना है तो आपको देखना है, फिर एलिमिनेट करो। मतलब RULE, रूल लगाना है, रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, लोकेट करना है, उसके बाद एलिमिनेट करना है। सेंटेंस में प्रॉब्लम पहले देखते हैं। आई डोंट नो द रीजन व्हाई ही हैज सेड ऑल दिस येट इट पुट्स हिम इन अ बैड लाइट। सबसे पहला तो आई डोंट नो द रीजन व्हाई। सर यहां पर मैं रीजन के साथ वाई लिखते हैं क्या? एक्चुअली बहुत प्योर लॉजिक लगाओगे तो रीजन के साथ तो वाई नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि रीजन का मतलब ही होता है कारण, है ना। रीजन भी बोलना, वाई भी बोलना गलत होता है, लेकिन वो एकदम प्योर इंग्लिश में जरूरत ही नहीं है। हम जब कम्युनिकेटिव, ये सारे एग्जाम्स में कम्युनिकेटिव इंग्लिश टेस्ट किया जाता है, आपके MA इंग्लिश वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश है। तो आई डोंट नो द रीजन व्हाई, यहां पर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ही हैज सेड ऑल दिस, वह ऐसा क्यों कहा? तो सिंपल पास्ट टेंस चाहिए हमको, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं चाहिए। यहां पर मैं हैज सेड लिखने पर कह चुका है, कह दिया है, वो नहीं चाहिए। हमें नहीं मालूम कि उसने ऐसा क्यों कहा, सिंपल पास्ट चाहिए। हिंदी करने पर भी बहुत काम कर जाता है। बट इट पुट हिम, बट येट नहीं यहां होना चाहिए, बट भी होना चाहिए। बट इट पुट्स हिम इन अ बैड लाइट, दो दो एरर्स हैं। ही हैज सेड भी है, बट इट पुट्स हिम इन अ बैड लाइट ये भी है। तो सेकंड पार्ट में दो दो एरर्स हैं। तो आंसर क्या होना? पहला, हैज सेड ऑल दिस येट इट। ठीक है, सेकंड वाले में आते हैं।
अरेंज द सेंटेंसेस 1 to 6 इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। इसके लिए क्या अप्रोच है सर? सबको अरेंज करके उसके बाद आना चाहिए? नहीं, सबसे पहले हम इसमें ही चले जाएंगे, डायरेक्टली ऑप्शंस में ही चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस में जाकर के देखेंगे क्या 6 पहला सेंटेंस हो सकता है। फर्स्ट सेंटेंस की निशानी क्या होती है? फर्स्ट सेंटेंस, अगर मान लो मेरे को पहला सेंटेंस लिखना है पैराग्राफ में, तो तुमको हमेशा याद है कि भाई फर्स्ट सेंटेंस के पहले कोई सेंटेंस तो नहीं होगा। तो इसमें कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कनेक्ट करने की कोशिश करता हो कोई दूसरे सेंटेंस को, अपने सेंटेंस, अपने ऊपर के किसी सेंटेंस को कनेक्ट करने की कोशिश करता हो। तो फर्स्ट सेंटेंस डज नॉट हैव एनी लिंकिंग वर्ड। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर लिंकिंग वर्ड नहीं होता। कैसे लिंकिंग वर्ड सर? कंजंक्शन। प्रोनाउंस, प्रोनाउन कब यूज करते हैं? नाउन के बाद। तो प्रोनाउंस नहीं होंगे, कंजंक्शन नहीं होंगे, एडवर्ब्स नहीं होंगे जो किसी दूसरे सेंटेंस को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं 6 पहला हो सकता है क्या। देयर वॉज ब्लिस एंड ट्रैंक्विलिटी अराउंड देम। ये देम कौन है? देम कौन है पता नहीं। ठीक है, तो 6 नहीं हो सकता। देम प्रोनाउन है, अभी अभी बताया। प्रोनाउन अगर होगा तो उसके पहले नाउन आना चाहिए, तो ये तो प्रोनाउन पहला सेंटेंस में नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। ये 6 तो नहीं हो सकता। अब आता है 3। 3 दो में है, तो 3 को देखते हैं। नेक्स्ट मोमेंट द बॉयज फाउंड देमसेल्व्स फ्लोटिंग ओवर द मिस्टी क्लाउड्स। सिर्फ द नेक्स्ट मोमेंट लिखा है, पहला हो सकता है क्या? होना मुश्किल है, क्योंकि द नेक्स्ट में उसके पहले कोई मोमेंट हुआ होगा, उसके पहले कोई क्षण हुआ होगा। उस क्षण की अगर बात हुई है तब तो थर्ड पहला सेंटेंस नहीं होगा। अगर नहीं है फिफ्थ में, पहले क्षण की बात नहीं हो रही है फिफ्थ में, तो थर्ड को ही मानना पड़ेगा कि पहला सेंटेंस है। फिफ्थ में आते हैं, इट वॉज देन, इट वॉज देन दैट दे सॉ द फॉर्मलेस। अब दे भी है, इट वॉज देन, तभी उन्होंने देखा, तो तभी देखना वो भी पता नहीं चल रहा। तो सबसे बेहतर तो यही होगा कि थर्ड को ही पहला सेंटेंस रखा जाए। तो फर्स्ट सेंटेंस तो हमारा तय हो गया कि 3 होगा। फर्स्ट सेंटेंस तो हमारा 3 होगा। ठीक है, उसके बाद 3 के बाद क्या आना चाहिए? अब उसी सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे, थर्ड वाले सेंटेंस को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड होता। तो फर्स्ट सेंटेंस से कनेक्शन कैसे मिलेगा? यहाँ क्या लिखा है देखना, द नेक्स्ट मोमेंट द बॉयज फाउंड देमसेल्व्स फ्लोटिंग ओवर द मिस्टी क्लाउड्स। उसके बाद 1 देखना, 3 के बाद 1 है, 3 के बाद 6 है। दे हैड एस्केप्ड द डार्क वर्ल्ड एंड वर एनवेलप्ड इन अ डैज़लिंग व्हाइट लाइट एंड व्हिच ऑलमोस्ट ब्लाइंडेड देम। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर गए? फ्लोटिंग ओवर द मिस्टी क्लाउड्स, क्लाउड्स को छोड़ते हुए ऊपर चले गए। तभी उन्होंने देखा कि वो डार्क वर्ल्ड को छोड़ दिया उन्होंने, और डैज़लिंग व्हाइट लाइट विच ऑलमोस्ट ब्लाइंडेड देम। तो 3 के बाद 1 तो आ सकता है। 3 के बाद 6 देखते हैं, देयर वाज ब्लिस एंड ट्रैंक्विलिटी अराउंड देम। ठीक है, एकदम शांति उनके चारों ओर आ गई। तो जस्ट 3 के बाद वो बोलना मुश्किल है कि शांति आ गई, अभी तो वो फ्लोट ही कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, तो 3 के बाद 1, ठीक है, तो 3 के बाद 1 आता है। 3 पहला होना चाहिए, सेकंड 1 होना चाहिए, तो तुम्हारा आंसर ही सेकंड हो जाएगा। ओके, तो 3 1 6। अब पढ़ के देखो, 3 के बाद द नेक्स्ट मोमेंट द बॉयज फाउंड देमसेल्व्स फ्लोटिंग ओवर द मिस्टी क्लाउड्स। उसके बाद दे हैड एस्केप्ड द डार्क वर्ल्ड एंड वर enveloped in a dazzling white light which almost blinded them। तो ये white light enveloped them। उसके बाद 6, there was bliss and tranquility। पूरे सफेद रोशनी में चारों ओर शांति थी, bliss and tranquility around them। फिर 2, the fountain of immortality sprung before them from which they collected the elixir in a large conch shell। उसके बाद 2 के बाद 5, it was then that they saw the formless one before them। उन्होंने 5 में ये अपने शंख में जब पानी भरा, एलिक्सर भरा, मतलब एलिक्सर का मतलब है अमृत, जब भरा तब उन्होंने फॉर्मलेस वन को देखा। फिर 4th लिखता है दे गेव हिम सम एलिक्सर। ये दोनों तो एक साथ ही आना चाहिए, नहीं 5 और 4 तो एक साथ ही आना चाहिए। 5 के बाद ही 4 आना चाहिए, और किसी में भी देखना 5 के बाद 4 और किसी में नहीं है। उसको हम लोग बोलते हैं कंपल्सरी पेयर। कंपल्सरी पेयर ये भी बहुत काम करता है। मान लो सर पहला सेंटेंस ढूंढ नहीं पाया, सेकंड सेंटेंस ढूंढ नहीं पाया, ठीक है, लेकिन मुझे ये क्लियर हो गया कि ये दोनों तो एक ही साथ आएगा। इट वॉज देन दैट दे सॉ द फॉर्मलेस वन बिफोर देम दे गिव एलिक्सर, है ना। पहले उन्होंने एलिक्सर निकाल लिया था, अमृत ले लिया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फॉर्मलेस वन को देखा तो उनको भी जरा अमृत दिया। तो 5 और 4 तो एक साथ ही आना चाहिए। तो 5 4 एक ही जगह पे है और किसी में है ही नहीं। 5 के बाद 4 तो एक में, तो कंपल्सरी पेयर। तो क्या क्या कर रहे हैं? फर्स्ट सेंटेंस, फिर लिंक ढूंढते हैं, फिर कंपल्सरी पेयर्स ढूंढते हैं, तो आंसर हो जाता है सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अब ईडियम, इस ईडियम का मीनिंग बताना है। pour ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, ठीक है। ट्रबल्ड वाटर्स में मतलब इसका मीनिंग क्या है, इस मुहावरे का मीनिंग क्या है?
जहां पर, इस मुहावरे का मीनिंग है जहां पर मैं ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है उसको शांत करने की कोशिश करना, जो प्रॉब्लम चल रही है उसको शांत करने की कोशिश करना। तो एक एक करके सेंटेंस को पढ़ के बता देना है। इफ यू अननेसेसरीली इंटरफियर इन अदर्स अफेयर्स यू विल सफर योरसेल्फ। वो तो मीनिंग नहीं आ रहा है सर, शांत करने का मीनिंग तो नहीं आ रहा है, तो वन तो नहीं हो सकता, ठीक है, वन नहीं हो सकता तो देखना थर्ड आंसर नहीं हो सकता, नीचे देखो थर्ड आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वन आंसर नहीं है, ए आंसर नहीं है, तो बोथ ए एंड सी आ नहीं सकता। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले में, fed up with frequent strikes the management decided to deal with the situation decisively। क्या शांत करने की कोशिश करना, यहां पर मैं तो ये खत्म ही कर दिया, दबोच दिया या कुचल दिया टाइप का आ रहा है, तो बी भी आंसर में नहीं होना चाहिए, बी भी आंसर में नहीं होना चाहिए, तो आंसर आपका सही ही हो गया, सेकंड ही होगा, जिसमें ओनली स्टेटमेंट सी करेक्टली यूजेस द इडियम। द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड अ जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द कम्युनल राइट्स इन अ बिड टू पैसिफाई द सिचुएशन, सिचुएशन को शांत करने के लिए, ठीक है, सांप्रदायिक दंगों को शांत करने के लिए कोशिश किया कि भाई उसने जुडिशियल इंक्वायरी लगा दी सरकार ने, तो ये ऑटोमेटिकली सही हो गया, आंसर है सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, इसमें मैचिंग करना है, एक फ्रेज है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब एक मीनिंग एक वर्ड है और उसका वन वर्ड, ये उसका फ्रेज जो है वो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। सबको पता है कि ये तो हम सीख सीख के ही रटना ही पड़ेगा, ठीक है, रटा भी होगा आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। कनौशर कौन होता है? वो बंदा जिसको सबकी परख होती है, पारखी नजर वाला, तो वन किसके साथ होना चाहिए? ये होना चाहिए वन हु इज अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट। याद रखना इसमें एक रूट वर्ड भी है, वोकैबुलरी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है रूट प्रीफिक्सेस सफिक्सेस सीख लेना। कोना का मतलब है टू नो, तो कनौशर का मतलब ही वही होता है कि जो जानने वाला व्यक्ति हो, ठीक है, तो वन हु इज क्रिटिकल ऑफ एनी आर्ट सा कनौशर, तो बी में वन होना चाहिए, तो बी में वन तो सर एक ही में, तो आंसर वन ही होना चाहिए। हाँ, एल्मनैक, एल्मनैक क्या होता है? एक कैलेंडर होता है, ठीक है, एन एनुअल कैलेंडर, तो टू में आपको ए के लिए टू होना चाहिए, ए का टू, बी का वन, और उसके बाद यूटोपिया वैसी जगह है जहां पर मैं कोई दुख नहीं होता, स्वर्ग, ठीक है, तो डी के साथ थ्री होना चाहिए, वो भी सही है, और सी के साथ फोर, तो हमारा आंसर है वन, है ना। तो नेक्स्ट वाला, और एक चीज आपको बता दूं, सिर्फ अगर आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से सारे पीवाईपी कर लिया, तब भी कई सारे क्वेश्चंस के बारे में आइडिया लग जाएगा, कैसे हैंडल करना है ये आइडिया लग जाएगा, और कुछ वोकैबुलरी तो सीख ही जाओगे। रेपिटेशन होगा ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, हम किस तरीके से गेस करते हैं आंसर, उसका तरीका तो सीख ही जाओगे। अच्छा, कैसे मैं कर रहा हूं देखना, बेटर लेट देन नेवर, ठीक है, कभी नहीं आने से तो अच्छा है कि भाई लेट ही आओ, कभी नहीं आने से तो अच्छा लेट ही आओ, तो कौन सा सही है बताना, किस ऑप्शन में सही पकड़ा हुआ है? इट्स गुड टू बी क्लीन, गॉड इज क्लीन एंड यू शुड बी क्लीन टू नो, ये तो लेट हो जाओ लेकिन कभी नहीं आओ, इससे तो अच्छा है, मतलब गाड़ी चला रहे हो, लेट से पहुंचो जगह ठीक है, लेकिन कभी ना पहुंचो वो सही नहीं है ना। इट्स बेटर टू फिनिश समथिंग लेट देन नेवर डू इट एट ऑल, तो ये तो एकदम सही है। पीपल हु आर सिमिलर स्पेंड टाइम टुगेदर, नहीं, डोंट मेक समवन एंग्री और हर्ट समवन हु इज हेल्पिंग यू और पेइंग फॉर यू, ठीक है, सो द आंसर इज सेकंड। फिर फोर्थ, इसमें ऑड सेंटेंस बताना है कि कौन सा ऑड सेंटेंस है, तो वो कैसे पता चलेगा सर कौन सा सेंटेंस ऑड है, मतलब कौन सा सेंटेंस पूरे पैराग्राफ के साथ नहीं चलेगा, पैराग्राफ के आइडिया से अलग है, पैराग्राफ के आइडिया से अलग है, तो मुझे देखना है कि भाई हर सेंटेंस का कोई कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं, मतलब अगर ए का कनेक्शन सी में मिल गया तो दोनों ही ऑड वन नहीं हो सकता है कि नहीं, अगर ए का कनेक्शन सी में मिल गया तो ए और सी दोनों ही आपका ऑड वन नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो पैर बन गया, ठीक है। और फिर हमने देखा बी का कोई कनेक्शन किसी में भी मिल गया, बी का कनेक्शन सी के साथ, डी के साथ, किसी के साथ भी हो गया, तो वो भी आपका अलग नहीं हो सकता, ठीक है। फिर ठीक है, फिर सी का वैसी और डी का वैसी, तो देखते हैं इसमें, ठीक है, देखो, a new analysis has determined that the threat of global warming can still be greatly diminished if nations cut emissions of heat trapping greenhouse gases by 70% this century, ठीक है। ये तो किसकी बात कर रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की, और बोल रहा है कि भाई अगर अभी भी हम क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग के थ्रेट को घटा सकते हैं अगर सारे देश ये तय कर लेते हैं कि 70% हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन को काट लेते हैं, ठीक है। बी में आता है, विथ रिसर्च शोइंग दैट एडिशनल वार्मिंग ऑफ अबाउट 1 डिग्री
C may be the threshold for dangerous climate change. The European Union has called for dramatic cuts in emissions of carbon dioxide and other greenhouse. सर ये भी यहाँ पर मैं भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन के कट के बारे में बात कर रहा हूँ, बी में भी कट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ए और बी तो रिलेटेड है, तो वो ऑड वन आउट नहीं हो सकता। सी में आता है The most dangerous potential aspects of climate change include massive losses of Arctic sea ice and permafrost. यहाँ गैस काटने की, गैस एमिशंस की कटने उसको रिड्यूस करने की बात हो रही है। ये तो क्लाइमेट चेंज के साथ में तो है, लेकिन तो ये तो आइस के लॉसेस के बारे में बात कर रहा है और परमाफ्रॉस्ट के लॉस के बारे में बात कर रहा है, जबकि हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन के कट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ए और बी तो सही है, लेकिन सी ना बी के साथ कनेक्ट होता है ना ए के साथ कनेक्ट होता है। देख लो सी कहीं डी के साथ तो कनेक्ट नहीं हो रहा। This research indicates that we can no longer avoid significant warming during this century, said NCAR scientist Warren Washington. The study's papers lead author. Well, यहाँ पर है कि this rich research, तो यहाँ पर मैं कहीं रिसर्च की बात की होगी, वो बी में किया हुआ है, तो बी और डी तो आपका कनेक्टेड है, मतलब सी ही हमारा ऑड वन आउट है, तो आंसर होना चाहिए 3। ठीक है, इस तरीके से सोचना है। देखो आसान तरीका हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारे ये पेपर्स, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर वाले जो डिस्कशंस हैं, इसको इसीलिए मत देखना है कि राइट आंसर क्या है, वो तो आपको IBSE दिया हुआ है। अप्रोच कैसा है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं उसको सीखो। अब आते हैं 7th क्वेश्चन में। ठीक है, 7th क्वेश्चन में आते हैं। और अच्छा, ये सीरीज को क्यों देखना चाहिए, क्योंकि इससे अप्रोच पता चलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई जितने सारे PYSP कर लोगे सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और अप्रोच सीखना जरूरी है कि एग्जाम को कैसे, क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, किस तरीके से हम अप्रोच करें कि भाई जल्दी से जल्दी कर ले और सही भी कर ले। ठीक है, और कुछ वर्ड्स तो सीख ही जाओगे। इस वर्ड का मान लो कॉर्पुलेंट नहीं देकर कॉर्पुलेंट का कोई सिनोनिम दे दिया, वो तो हो ही सकता है कि नहीं। तो वोकैबलरी तो वोकैबलरी है, कहीं से भी सीखो। ठीक है, अब बोले सेम वर्ड नहीं आएगा, लेकिन उसी का एंटोनिम पूछ दिया, उसी का सिनोनिम पूछ दिया, कुछ भी कर सकता है, तो सीखना जरूरी है। ये बहुत सारा काम करता है PYSP, आपको कुछ वर्ड सिखाता है, कुछ प्रोवर्ब सिखाता है, अप्रोच सिखाता है, इसलिए देखना बहुत जरूरी है। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग, एंटोनिम टू द वर्ड गिवन बिलो। कॉर्पुलेंट, अब याद रखना, रूट वर्ड भी बता दे रहा हूं, इसको भी ध्यान रखना। कॉर्प का मतलब ही होता है बॉडी, इसीलिए कॉर्प्स वगैरह बोलते हैं, डेड बॉडी को कॉर्प्स बोलते हैं। और कंपनी को बोलते हो कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन का मतलब है बॉडी, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, कॉर्पोरेशन। सो कॉर्पुलेंट का ऑपोजिट क्या होगा? अगर सर ये स्टाउट है, ये मोटा है, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्लिम। ये तो बहुत ईजी है। एरियल का मतलब क्या होता है? आंसर स्लिम है। एरियल का मतलब है हवा से रिलेटेड, एरो का मतलब होता है हवा, AERO। एनेक्डोटिस्ट कौन होता है? जो एनेक्डोट सुनाता है। एनेक्डोट्स क्या होते हैं? शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज, सुनाने वाला को एनेक्डोटिस्ट कहते हैं। नरेटर, जो किसी चीज को सुन के आया उसको वैसे के वैसे बताता है, कहानी बताने वाला। सर एनेक्डोटिस्ट नरेटर एक जैसे है क्या? करीब करीब एक जैसे है। फिर आते हैं इसमें बताना है कि कोई एरर है कि नहीं। फिर मैंने कैसे बताया था? RULE लगाना है, RULE लगाना है। रीड, अंडरस्टैंड, लोकेट, एलिमिनेट। पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, फ्रेज और क्लॉज में डिवाइड करके पढ़ना है। लोकेशन जब आती है कि भाई कौन कौन सा एरर चेक करना है, सारे सेंटेंस में IBSE में ध्यान से सुनना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहले, टेंस बाद में, प्रीपोजिशन उसके बाद, और प्रोनाउन। ये 4 तो आप चेक करोगे ही करोगे। सर और किसी से नहीं आ सकता एरर? आ तो सकता है, लेकिन ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें he has been read through the archives to research his articles on the town's history। एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है? एक्टिव वॉइस है, उसने पढ़ा है। हैज बीन रेड कब आता है? पैसिव वॉइस में। यहाँ तो सब्जेक्ट ही है, पैसिव वॉइस तो नहीं है, ये तो एक्टिव वॉइस है। इसने किया है, सब्जेक्ट ने काम किया है, तो क्या होना चाहिए? he has read through the archives, he has read through the archives। he has been read का मतलब उसे पढ़ा के सुनाया गया है, उसके पढ़ के सुनाया गया है, वो तो मीनिंग नहीं है, इसने खुद पढ़ा है पूरे आर्काइव्स को। आर्काइव्स का है जहां पर में किताबें रखी जाती हैं या ओल्ड रिकॉर्ड्स रखी जाती हैं। ओके, सो ए में एरर है, नहीं, ही हैज बीन रेड थ्रू। 4th में एरर है ना, ही हैज रेड थ्रू, हैज बीन रेड थ्रू नहीं, सिर्फ ही हैज रेड थ्रू करना। अब फिर एक बार आपको
मैच द फॉलोइंग करना है। तो इसमें भी क्या करते हैं देखना, इसमें जो एकदम श्योर हो, हेलुसिनेशन का मीनिंग पता है सर, सीवियर का मीनिंग पता है सर, कोई एक वर्ड का मीनिंग पता हो, वहां से फिर हम ऑप्शन में आ जाएंगे। तो एक वर्ड मान लो कि हमको इंट्रोस्पेक्शन पता है। इंट्रो मतलब अंदर के तरफ, स्पेक्ट मतलब देखना। इंट्रो माने अंदर, स्पेक्ट माने देखना। तो इंट्रोस्पेक्शन मतलब द एक्ट ऑफ लुकिंग इनटू वंस ओन माइंड, खुद के अंदर ही झांकना, इंट्रोस्पेक्शन। तो ए के साथ तो 3 होना चाहिए सर, तो ए के साथ 3, 2 ऑप्शन है, कोई एक होना चाहिए। फिर सेकंड देखते हैं, प्लेजर मिक्स्ड विद सैडनेस एट रिकॉलिंग हैप्पी मोमेंट्स इन द पास्ट, पुराने चीजों को याद करते हुए खुशी भी होना और दुख भी होना। खुशी इसीलिए कि वो मोमेंट बहुत सुंदर था, दुख इसलिए कि वो मोमेंट अब नहीं, तो उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, है ना। तो बी के लिए 4 होना चाहिए, तो आंसर हो गया हमारा 3। और सी के लिए 1, अ फॉल्स परसेप्शन ऑफ थिंग्स दैट डू नॉट रियली एग्जिस्ट इज हैलुसिनेशन, अ स्टेट ऑफ एब्सेंट माइंडेड डे ड्रीमिंग इज, ये सीवियर नहीं है, ये रेवरी है, गलत लिखा हुआ है, वो रेवरी है। रेवरी का मतलब है अ स्टेट ऑफ डे ड्रीमिंग, ठीक है, दिन में सपने देखना, उसको रेवरी बोलते हैं, सीवियर नहीं है, ठीक है। सो 3 इज द करेक्ट आंसर, A3, B4, C1, D2। ओके, नेक्स्ट वन, एम्बार्गो वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है, वही कंक्लूजन करके बोल रहा है, द ट्रेड एम्बार्गो हैज इंपैक्टेड एक्सपोर्ट रेवेन्यू। तो इस वर्ड से आप क्या समझते हो, द न्यू ट्रेड लॉस हैव एग्जेम्प्टेड गुड्स फ्रॉम ड्यूटी। एम्बार्गो का मतलब है बैन, तो बैन का मीनिंग तो 1 से नहीं आ रहा। ट्रेडिंग इन सर्टन गुड्स हैज बीन टेम्पररीली स्टॉप्ड, ठीक है, हो सकता है बैन हुआ है। द गवर्नमेंट ऑर्डर हैज पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड विद सम कंट्रीज, हो सकता है एम्बार्गो बैन करना, तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड आफ्टर साइनिंग ऑफ न्यू ट्रेड ट्रीटीज, ये नहीं हो सकता, तो 2 और 3 आंसर होना चाहिए, वो है 3। एम्बार्गो का मतलब होता है बैन करना, ठीक है। देन अगला देखो, सेंटेंस में एरर बताना है, फिर पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, SRULE लगाना है, रीड, अंडरस्टैंड, locate and eliminate. As noon approached, sunlight filtered through and branches. ये तो होगा ही नहीं सर, ये तो देखते देखते सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या करेंगे, एंड ब्रांचेस तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये बी से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इस पार्ट में ही एरर है, तो क्या हो गया, एंड ब्रांचेस 4 में, 4th पार्ट में एरर है, ठीक है। देन करेक्ट कंक्लूजन बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, यहां प्रोडिगल का मीनिंग बताना है। After his father's death, he became a prodigal of his fortune. He became a prodigal of his fortune. तो उसने क्या, prodigal का मतलब क्या है, बेफिजूल खर्च कर देना। तो he gained wisdom and spent money cautiously, सवाल ही नहीं है। Being the only heir, he inherited all his father's wealth, ये भी नहीं है, ये तो वो उत्तराधिकारी था, वो तो ठीक है, लेकिन खर्च किया ये लिखा है। He squandered his wealth recklessly and lost all he had, ये सही है। He assumed the responsibility of increasing his father's fortune, नहीं, तो आंसर क्या है 3, so 3 is the correct answer, ठीक है बेटा, ऐसे करना है, ठीक है। पूरे सेंटेंस को अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए, टेंस के लिए सोचते हुए पढ़ोगे तो बाकी सब एरर खुद ब खुद ही नजर आ जाता है। सिनोनिम बताना है, इक्विवोकल का मतलब क्या होता है, इक्वी का मतलब क्या होता है, बराबर, इक्वल, है कि नहीं। वो सी, वर्क का मतलब होता है वॉइस या बोलना, स्पीक, ठीक है। तो इक्विवोकल का मतलब क्या है, इक्विवोकल होने का मतलब है कि भाई 2 चीजें हैं, मान लो एक विराट कोहली है, एक अपना रोहित शर्मा है, कौन अच्छा बैट्समैन है, विराट भी है, रोहित भी है, विराट भी खराब है, रोहित भी खराब है, मैं किसी एक पे क्लियर नहीं हो पा रहा हूं, तो 2 चीज में दुविधा में फंसा होना है इक्विवोकल होना। तो यूनानिमस होना, अक्लूड होना, ऑब्स्ट्रक्ट होना, एम्बिगुअस होना। तुरंत जानते हो कि सर एम्बिगुअस, एम्बी का मतलब ही होता है 2, एम्बी का मतलब ही होता है 2, तो 2 विचारों में फंसा रहना है, इक्विवोकल होना। यूनानिमस का मतलब क्या है, एक साथ, कंसेंसस हो जाना, ठीक है, ऑल टुगेदर, यूनानिमस इज ऑल टुगेदर, सब एक साथ। अक्लूड का मतलब ब्लॉक करना, ब्लॉक करना, ठीक है। अब याद रखना, क्लूड का मतलब होता है जोड़ना, क्लूड का मतलब होता है जोड़ना, ओके। जैसे इंक्लूड, कवर करना, क्लूड का मतलब होता है कवर करना, तो इंक्लूड, एक्सक्लूड, कवर नहीं करना, दूर रखना, क्लूड का मतलब होता है कवर करना। तो ऑक्लूड का मतलब है बीच में आकर के रोक देना,
कवर करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बीच में आ गया। तो ऑक्लूड करना, ब्लॉक करना, ऑब्स्ट्रक्ट का भी मतलब एक ही। 14th क्वेश्चन में आते हैं, तो आंसर क्या हुआ? फोर्थ, एम्बिगुअस। फिर इसमें सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव बीन जंपल्ड अप। इसमें आपको ओपनिंग सेंटेंस ये है, सबसे पहला सेंटेंस, बॉर्न ऑन अक्टूबर 5, 1983 इन लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, एमा स्टोन्स जर्नी इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बिगैन एट अ यंग एज। ये वहीं पर रहेगा। उसके बाद PQRS को जोड़ना है, मतलब कोई भी सेंटेंस जो हमको पहला सेंटेंस जोड़ना है वो इस ओपनिंग सेंटेंस के साथ मिक्स करना, मैंने उसके साथ मैच कराना है। उसी तरीके से जो लास्ट सेंटेंस होगा वो क्लोजिंग सेंटेंस के साथ मैच करेगा। तब तो सर ये तो ज़्यादा आसान है, पहला सेंटेंस मुझे ढूंढने की ज़्यादा जरूरत, मैंने ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि एक सेंटेंस दिया हुआ है, उससे कनेक्ट करता हुआ सेंटेंस ही ढूंढ दूंगा, उससे कनेक्ट करता हुआ सेंटेंस ही ढूंढ दूंगा। और देखो ऑप्शन से ही काम करना है, तो S 2 ऑप्शन में है, P एक में है, R एक में है। S को चेक करते हैं, S कनेक्ट कर सकता है कि नहीं ओपनिंग सेंटेंस के साथ। इंस्पायर्ड बाय द लाइक्स ऑफ, लाइक इसमें क्या लिखा है? बॉर्न ऑन October 5, 1983 in Los Angeles, California, Emma Stone's journey in the entertainment industry began at a young age. और उसके देखिए, इंस्पायर्ड बाय द लाइक्स ऑफ मेरिल स्ट्रीप, स्टोन कंटिन्यूड होनिंग हर क्राफ्ट एंड एक्सप्लोरिंग डिवर्स रोल्स, सॉलिडिफाइंग हर स्टेटस एज वन ऑफ हॉलीवुड्स लीडिंग एक्ट्रेसेस। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बिगैन बोलता है, शुरू हुआ, तो एस क्या शुरू कर रहा है? ठीक है। अब सर एस हो तो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम देखना यहाँ, एंटरटेनमेंट जर्नी इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बिगैन एट अ यंग एज, तो पहले शुरुआत की बात करनी पड़ेगी ना। तो पहला सेंटेंस जो भी होगा वो शुरुआत की बात करने वाली होगी, तो एस तो मुश्किल लग रहा है, रखेंगे, फिर बाद में देखते हैं। पी को देख लेते हैं, आर को देख लेते हैं, उसमें से अगर कोई सेट हो जाता है तो कर लेंगे। पहले इनिशियल स्टेज की बात करनी है, उसके बाद आगे क्या आनी है, चूंकि बिगैन एट अ यंग एज बोल रहा है। पी में देखते हैं, पी में बोलता है व्हाइल अटेंडिंग लोकल थिएटर क्लासेस, स्टोन डिस्कवर्ड हर पैशन फॉर एक्टिंग एंड सून स्टार्टेड ऑडिशनिंग फॉर वेरियस रोल्स। ये तो सिर्फ शुरुआत की ही बात कर रहा है, तो इससे बेहतर तो पी है। ठीक है, फिर एक और भी चेक कर लेते हैं, ये पॉसिबल है, ये दोनों भी पॉसिबल है, लेकिन पी ज्यादा पॉसिबल है। फिर आर को देखते हैं, स्टोन्स करियर स्काई रॉकेटेड, अचानक तो भाग ऊपर नहीं चला जाएगा, पहले तो शुरू करना पड़ेगा। तो शुरू करने के लिए पी, तो आंसर ही इजी हो गया, बस फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ के ही हो गया हमारा, PQSR आंसर होना चाहिए। ठीक है, लॉजिकल कनेक्शंस याद रखना। IBACI हो, कोई भी एग्जाम हो, कोशिश ये करता है कि लैंग्वेज रीड करके लॉजिक लगा पाते हो कि नहीं, समझ पाते हो कि नहीं। ये नहीं कि आपको ग्रामर आता है कि नहीं, वोकैबुलरी आता है कि नहीं, उसको किस तरीके से यूज कर पाओगे उसको देखा जाता है। कम्युनिकेटिव इंग्लिश मतलब लॉजिकल इंग्लिश, इंग्लिश को समझना, बोलना। समझने का मतलब ये केवल नहीं कि भाई जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसको भी समझना, जो नहीं लिखा हुआ है उसको भी समझना। ओके, अब बताओ इसमें कोई एरर है? We'll have to spend a few hours journeying down in a bus which is bound to take its toll. मीनिंग क्या है? हमें कुछ घंटे बस में बिताना ही पड़ेगा, जो कि हमें तंग करेगा ही करेगा, है ना। तो कोई एरर है इसमें? हमें कुछ घंटे इसमें, वी विल हैव टू स्पेंड का मतलब क्या है? हमें करना ही पड़ेगा, विच इज बाउंड टू टेक इट्स टॉल। ठीक है, तो पक्का है कि इसमें कोई एरर नहीं, सेंटेंस सही है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसमें आपको किस ब्लैंक में क्या आएगा? ये तो एक क्लोज टेस्ट है ना। अब आता है कि सर क्लोज टेस्ट करने में तो मुझे परेशानी होती है, तो क्लोज टेस्ट कैसे करते हैं? अप्रोच देखना बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्लोज टेस्ट को समझना है कि एक पैराग्राफ में आपको ब्लैंक्स हैं। जब पैराग्राफ में ब्लैंक्स होते हैं, होने का मतलब ही हो जाता है कि सारा ब्लैंक एक दूसरे से कनेक्टेड होगा लॉजिकली। इस बात को समझनी है, क्योंकि पैराग्राफ से निकाल रहा हो, तो पैराग्राफ में एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो शब्द भी कनेक्टेड होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो हो सकता है कि पहला ब्लैंक को फिल करने के लिए हमको जो क्लू मिले वो लास्ट सेंटेंस में मिले, पॉसिबल है। तो इसीलिए ये जरूरी नहीं कि पहला वर्ड ढूंढ लूंगा तभी सेकंड में जाऊंगा, सेकंड ढूंढ लूंगा तभी थर्ड में जाऊंगा, ऐसा नहीं है। कोई जो वर्ड आपको एकदम श्योर हो उससे शुरू करो। ठीक है, और पहला क्या करना चाहिए सर? स्टार्ट रीडिंग अ फ्यू सेंटेंसेस, रीड अ फ्यू सेंटेंस। ये तो इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूरे पैसेज को पढ़ना है नहीं, एक दो सेंटेंस पढ़ो, समझो किस ओर जा रहा है पैराग्राफ, किस ओर जा रहा है। और याद रखना, कभी भी ब्लैंक अकेले नहीं होता,
ब्लैंक अकेले उस सेंटेंस में नहीं है, सिर्फ ब्लैंक नहीं है, ब्लैंक के साथ साथ शब्द भी है। मतलब है कि उस ब्लैंक में क्या आएगा इसका क्लू जो है वो सेंटेंस के अगल बगल वाले सेंटेंस में या पूरे पैराग्राफ में है। उस ब्लैंक के अंदर कौन क्या वर्ड, कभी भी तुमको ऐसे दिया जा सकता है क्या, कोई एक ब्लैंक दे दूं, ऊपर देखना जहां लिख रहा हूं, ये एक ब्लैंक दे दूं और बोलूं कि बेटा ब्लैंक में क्या लिखोगे, तो ब्लैंक में कुछ भी लिख लो। अगर शब्द अगल बगल में दे दूंगा फिर बोलूंगा ब्लैंक में क्या लिखना है, तो अब ब्लैंक जो है डिपेंड करेगा अगल बगल के शब्दों में, उसके अनुसार बताना पड़ेगा, तब कोई एक पर्टिकुलर वर्ड ही आ सकता है। ठीक है, तो याद रखना इस ब्लैंक में पहला ब्लैंक को अगर मैं ध्यान दे रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, उस पूरे सेंटेंस को पढ़ूंगा और अगर क्लू नहीं मिला अगर फिर नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ूंगा, अगर उसमें भी क्लू नहीं मिला तो छोड़ ही दूंगा, बाद में आऊंगा उसमें। ठीक है, फिर सेकंड वाले सेंटेंस को पढ़ेंगे, थर्ड वाले सेंटेंस को पढ़ेंगे। पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है, क्लू कहीं भी मिल सकता है। मान लो क्लू मिल भी गया, सर कोई हिंट मिल भी गया, ठीक है, किसी ब्लैंक के लिए हिंट मिल गया, तो करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, उस क्लू या हिंट के बेसिस में आपको डिसाइड करना है कि ब्लैंक के अंदर में नेगेटिव वर्ड जाएगा कि पॉजिटिव वर्ड जाएगा। मतलब सेंटेंस का मीनिंग कुछ ऐसा है कि सर गलत, मैंने नेगेटिव वर्ड लिखूंगा, नकारात्मक वर्ड लिखूंगा तभी मीनिंग बनेगा, सकारात्मक वर्ड लिखूंगा तभी मीनिंग बनेगा। ये डिसीजन कैसे हो पाता है, क्योंकि सेंटेंस के अंदर में बाकी और शब्द है। मान लो मैंने ऐसे लिखा, ही कैनॉट बी ट्रस्टेड, और उसके बाद अगला सेंटेंस लिख रहा हूं, ही इज डैश, तो तुम पक्का बोलोगे सर ये डैश के अंदर तो नेगेटिव वर्ड ही आएगा, क्योंकि इसके पहले वाले सेंटेंस में ही कैनॉट बी ट्रस्टेड लिखे हो, तब तो ये कैसा बंदा होगा, ठीक है, बेईमान होगा, तो ही इज डिसऑनेस्ट या ऑनेस्ट, ही इज डिसऑनेस्ट लिखेंगे। इस तरीके से आपको क्लू पिकअप करना है, तो क्लू पिक करके नेगेटिव या पॉजिटिव कर लेना है, उसके अनुसार वर्ड को ढूंढने की कोशिश करना है कि ये कौन सा नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, कौन सा पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। सर मेरी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, ठीक है, वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, अगर आप रूट्स, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का कॉन्सेप्ट सीखोगे तो प्रीफिक्स को लेकर हम शब्द में ये अंदाज लगा सकते हैं कि शब्द जो है नेगेटिव है या पॉजिटिव है या न्यूट्रल है। तो जरूर एक छोटा सा लिस्ट इंटरनेट पे ढूंढ के एक रूट्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस का ये लिस्ट निकालकर कम से कम 100 रूट, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस सीख लो, बहुत काम देगा। ठीक है, फिर उसके बाद तो एलिमिनेट करना है। तो मतलब रीड अ फ्यू सेंटेंसेस, पिक अप द क्लू फॉर द ब्लैंक, use the clue to classify the blank as a negative blank or a positive blank, then use your grammar and vocabulary skills, roots, prefixes, suffixes skill and choose the right word. ठीक है, देखते हैं। What draws India closer to an obscure and indifferent picture are the dash tribes. Dash tribes. They own their personal identity far from the dash trend and economic development as Adivasis, having their own language, religion, festivals, cuisine, dance and music. चलो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। What draws India closer to an obscure and indifferent picture are the dash tribes. इंडिया को जो एकदम ऑब्सक्योर बना देता है, मतलब कई लोगों को पता नहीं है इंडिया के बारे में, या इंडिया के बारे में अरे कोई बहुत थ्रिलिंग नेशन नहीं है, अगर बात करने की बात हम करते हैं तो वो किसके चलते होता है, ट्राइब्स के चलते होता है। तो किस तरीके के ट्राइब्स, मैंने इंडिया के बारे में जब सोचता हूँ कि भाई एक बहुत फॉरेन सा लैंड है, इस तरीके के मन में आता है, तो किन के चलते आता है, वो ट्राइब्स के चलते आता है। किस किस्म के ट्राइब्स, पहला वाला देखते हैं, इंडिजिनस ट्राइब्स, ओरिजिनल ट्राइब्स, ऑब्सोलीट ट्राइब्स या इमिग्रेंट ट्राइब्स। इमिग्रेंट मतलब कहीं से बाहर आया हुआ, तो फोर्थ तो नहीं हो सकता, इमिग्रेंट तो नहीं हो सकता। ऑब्सोलीट ट्राइब्स, ऑब्सोलीट का मतलब क्या है, नो मोर इन यूज, लेकिन ट्राइब्स तो अभी भी, तो ऑब्सोलीट नहीं हो सकता। ओरिजिनल ट्राइब्स या इंडिजिनस होने चाहिए, छोड़ देता हूँ, दो में फंसा, अभी मैं ज्यादा डिसीजन नहीं लूंगा। सेकंड वाले को देखता हूँ, they own their personal identity far from the dash trend and economic development as Adivasis, having their own language, religion, festivals, cuisine, dance and music. ये तो इसको यहाँ क्या लिखता है, far from the dash trend, मतलब नए जमाने के ट्रेंड से उनका ट्रेंड बहुत पुराना होता है। तो नए जमाने का ट्रेंड को क्या बोलते हैं, कॉन्टेम्परेरी, यूनिक, मॉडर्न, करंट। तो सर आपने मॉडर्न लिख सकते थे सर, लेकिन ऑब्सोलीट ऑलरेडी काट के रखा हुआ है, तो ये तो नहीं आ सकता। तब तो यूनिक है,
यूनिक ट्रेंड चलता है, आज के समय में यूनिक ट्रेंड चलता है, या इस समय के साथ वो नहीं चलते, इस समय के साथ वो नहीं चलते, ये मीनिंग है ना। तो समसामयिक नहीं, तो कॉन्टेम्पररी का मतलब है समसामयिक, समसामयिक। तो सर वन भी, ये भी काम कर जाएगा, यूनिक काम नहीं करेगा, तो फर्स्ट आंसर होना चाहिए यस। इंडिजिनस का मतलब है लोकल, इंडिजिनस का मतलब है लोकल, ओरिजिनल भी हो सकता था। इंडिजिनस ट्राइब्स, दे ओन देयर पर्सनल आइडेंटिटी फार फ्रॉम द कॉन्टेम्पररी ट्रेंड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पूरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कॉन्टेम्पररी जो फैशन चल रहा है वो सबसे वो एकदम अलग ही होता है। ओके, देन विथ सच एन डैश कल्चर, एन लिखा हुआ है, एन लिखने पर क्या आना चाहिए सर? पक्का वोवल से शुरू करने वाला ही आना चाहिए, तीनों वोवल से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। लेकिन इनके बारे में बहुत कम जानते हैं, कम जानते हैं, तो ये रहस्यमयी होंगे, तो एनिग्मेटिक और उसके बाद टैब्लू, ठीक है। तो टैब्लू, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है 17th क्वेश्चन, सिनोनिम बताना है। एजिस का मतलब क्या होता है? हाँ, एजिस का मतलब क्या होता है? एजिस का मतलब है प्रोटेक्शन, ठीक है। अंडर द एजिस ऑफ, इसको यूज भी ऐसे करते हैं, अंडर द एजिस ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन के अंदर है, ठीक है। एजिस नाउन है, देखना यहां पर मैं, एजिस नाउन है, देखो, और नाउन का आंसर नाउन में ही देना पड़ेगा। प्रोटेक्शन नाउन है, ION आता है तो नाउन होता है, लेकिन यहां देखो एग्रेवेट वर्ब है, स्प्रेड वर्ब है, इंटेंसिफाई वर्ब है। अगर मीनिंग ना भी आता होता, सिर्फ आपको ये पहचान में होता है कि भाई नाउन एडजेक्टिव वर्ब को कैसे पहचानते हैं शब्द को देखकर, सफिक्स, इसीलिए बोलता हूं रूट्स प्रीफिक्सेस सफिक्सेस सीखो, ठीक है। तो ये जिस नाउन है जैसे ही पता चल जाता तो मैं इसको मार्क कर ही देता, चाहे मीनिंग आता चाहे नहीं आता, चूंकि एग्रेवेट एटी जो है वो एडजेक्टिव है या वर्ब है, स्प्रेड वर्ब है, इंटेंसिफाई वर्ब है, तो ये तीनों हो ही नहीं सकता। एग्रेवेट का मतलब क्या है? वर्सन करना, बुरा होते जाना और खराब होना, ठीक है। 18th क्वेश्चन, इसमें बताना है स्प्लिटिंग हेयर्स का मीनिंग बताना है। स्प्लिटिंग हेयर्स इज फ्यूटाइल एंड विल नॉट रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम। बाल का खाल उधेड़ना हिंदी में भी है। तो देखो, अ सुपरफिशियल इन्वेस्टिगेशन विल सफाइस फॉर द प्रॉब्लम एट हैंड, ठीक है। नहीं, बाल का खाल उधेड़ना, अननेसेसरी बातों को आगे लाना, पहला नहीं हो सकता। मेकिंग पीविश क्रिटिसिज्म्स ऑन ट्रिवियल मैटर्स विल नॉट लीड अस एनीवेयर। पीविश का मतलब है कंप्लेनिंग मोड पे बार 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 क्रिटिसिज्म करते रहना, एकदम बाल का खाल उधेड़ना, ये एकदम सही है। अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज नॉट टॉलरेटेड इन अ डिक्टेटरशिप, नहीं है, तो आंसर 2 इज करेक्ट, 3 इज द करेक्ट वन, ठीक है। 19th क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम है गो डाउन लाइक अ डेड लेड बलून, लेड बलून, ठीक है। बलून के अंदर लेड भर दिया जाए तो क्या करेगा? वो तो बैठ ही जाएगा, उठेगा ही नहीं, तो क्या होगा? ठीक है, गो डाउन लाइक अ लेड बलून मीन्स, गो डाउन लाइक अ लेड बलून का मतलब है आप चाहते थे कि आपका जो शो है बहुत प्रभावी हो, इट इन्फ्लुएंसेस द ऑडियंस, बट if it doesn't interest the audience at all, the audience is simply not interested in your show, it is like going down like a lead balloon, ठीक है, to be received badly by an audience. लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताना है, there is a sentence that is missing in the paragraph below. Look at the paragraph and decide which blank the following sentence would fit. इस सेंटेंस को किसी ना किसी ब्लैंक में डालते हैं। इसको कैसे करते हैं सर? बहुत आसान है सर। सेंटेंस ब्लैंक, ये मैंने अभी अभी बताया था क्लोज टेस्ट में, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ता है, तो ये सेंटेंस को जब बीच में लेके लिखूंगा तो मुझे ये देखना है कि ये सेंटेंस पहला सेंटेंस के साथ कैसे जुड़ता है या नेक्स्ट सेंटेंस के साथ कैसे जुड़ता है। ये जब देख लूंगा, ठीक है, जुड़ता कैसे है? बाय यूजिंग ग्रामर के, प्रोनाउंस के साथ, कंजंक्शंस के साथ, थॉट्स के साथ, सबसे पहले विचारों के साथ, और विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोनाउंस, कंजंक्शंस, एडवर्ब्स, ठीक है, इनसे कनेक्ट होता है। तो ये क्या कर सकते हो कि पहला सेंटेंस को पढ़ा मैंने, समझा, और इस सेंटेंस को पढ़ा और देखता हूं कि भाई क्या इसका कनेक्टर है कि नहीं। अभी इसमें देखना ऑन द अदर हैंड लिखा है, मतलब क्या होना चाहिए? एक हाथ में तो ये, दूसरे हाथ में, तो पहले ये ऑन द अदर हैंड लिखने के पहले एक हाथ में, एक जगह पे तो ये, दूसरी जगह पे ये, तो एक जगह पे ये वाली चीज आनी आएगी तभी इसको लिख सकता हूं। तो चेक करके बताओ कौन सा आंसर लिखेंगे, किस जगह पे लिखेंगे इसको। ब्लैंक 2 में लिख देंगे, यहां देखना, फॉर इंस्टेंस, ठीक है, देखना,
फॉर इंस्टेंस पहला एग्जाम्पल बता रहा हूं, ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरे हाथ पे देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल या इसको एक दूसरा चीज देखें तो फॉर इंस्टेंस ऑनेस्ट duty conscious morally elevated person is often seen caught in adversities in one form or the other, or is suddenly struck with great misfortune in life as though he or she were being punished by God for a great sin. On the other hand, ये तो यहाँ एक जगह पे तो लगता है कि ऑनेस्ट आदमी सफर कर रहा है, हाँ, दूसरे 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 जगह देखो तो लगता है कि ठीक है. ऑन द अदर हैंड वी फाइंड पर्सन्स एंगेज्ड इन वर्स्ट टाइप्स ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, एकदम सर सेकंड ब्लैंक में घुसना चाहिए. दैट इज हाउ यू डू इट. ठीक है, तो याद रखना ये PYSP हम हर साल के PYSP को डिस्कस कर रहे हैं. इससे दो चीजें आपको बेनिफिट होगी. एक है कि भी कुछ वोकैबुलरी, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुछ सेंटेंस करेक्शंस के आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर से आते हैं, और दूसरी चीज कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है ये समझ में आएगा. मैं आपको यहाँ पर मैं करके दिखाऊंगा कि सेंटेंस मैं अगर एग्जाम दे रहा होता तो किस तरीके से अप्रोच करता, उस अप्रोच को पकड़ना है आपको. ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट session. And thanks for watching.